Good morning, all of you. In today's class, I am going to explain the chapter 4 from the diary of Anne Frank, as you can see, and it had been written by Anne Frank. So, जैसा कि ये इसका जो हेडिंग है आप देख सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका मतलब ही होता है एन फ्रैंक की डायरी से. It means whatever we are going to study or whatever we are going to read in this chapter, it had been written by Anne Frank in her diary. मीन्स जो कुछ भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखी थी, और उसी डायरी का एक एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं आप, या छोटा सा एक भाग बोल सकते हैं, जिसे कि इस चैप्टर में पब्लिश किया गया है और उसी को हमें पढ़ना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, एनेलीज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 to February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. इसमें बताया जा रहा है एनेलीज मैरी, जिनका नाम लिखा गया है शॉर्ट में एन फ्रैंक, जिनका जन्म हुआ 12 जून 1929 को और जिनकी मृत्यु हुई वो फरवरी या मार्च दोनों में से किसी एक महीने में हुई मृत्यु. वो श्योर नहीं है कि कब हुई, लेकिन ईयर श्योर है 1945 में हुई. वो एक जर्मन में जन्मी एक यहूदी गर्ल थी. यहाँ पे जो ज्यूस है जिसका हिंदी होता है यहूदी, यहूदी एक कास्ट का नाम है, तो आप ध्यान दीजिएगा. जर्मन में जन्मी वो एक ज्यूइश गर्ल who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय में जब एम्स्टर्डम में जर्मन ऑक्यूपेशन का आधिपत्य आ गया था, मीन्स एक प्रकार से आप ये बोल सकते थे, या एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि जर्मनी ने एक प्रकार से वहाँ नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया था. उस समय वो अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम, जो कि एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, वहाँ पे ये छुप कर लिखी थी. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उनके परिवार को एम्स्टर्डम जाना पड़ा था जब नाजीवाद वहाँ पे, या नाजीवाद का वहाँ पे शासन आ गया था जर्मनी में, लेकिन वे लोग फंस गए जब नाजी ऑक्यूपेशन बढ़ा, यानी कि जैसे जैसे नाजीवाद लोग बढ़ते गए नीदरलैंड में, वैसे ही वो फंस गए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और वैसे ही क्या हुआ कि जो जूइश पॉपुलेशन था उनके विरोध अत्याचार जो थी वो बढ़ने लगी, उनके विरुद्ध अत्याचार ज़्यादा होने लगी. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओट्टो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. और फैमिली उसके बाद उनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था ओट्टो फ्रैंक, आप नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा. एन फ्रैंक के पिताजी का नाम ओट्टो फ्रैंक था, और उनका जो परिवार था वो 1942 में जो उनके पिताजी थे उनके ऑफिस में एक हिडन रूम्स था. हिडन रूम मीन्स आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से गुप्त कमरा या छुपा हुआ कमरा, या वैसा कमरा जिसके बारे में सभी को जानकारी ना हो, वैसे कमरे में छुपने के लिए चले गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, वहाँ पे 2 साल छुपने के बाद द ग्रुप वाज विट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. वहाँ पे 2 साल छुपने के बाद उनका जो परिवार का ग्रुप था उनके साथ धोखा हुआ. मीन्स किसी ने बता दिया या किसी ने इस बात को लीक कर दिया कि वे लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं, और इस कारण से उनके परिवार को ट्रांसपोर्ट करके लाया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम. कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम ये नाजीवाद के द्वारा ही बनाया गया था उस समय. वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन वर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक,
जहाँ पे एन फ्रैंक जो थी वो अपनी बहन, जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, आप याद रखिएगा, एन फ्रैंक की बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद टाइफस से उनकी भी मृत्यु हो गई। दैट मीन्स एन फ्रैंक की मृत्यु टाइफस मीन्स टाइफाइड से हुई, आप ये भी याद रखिएगा। हर फादर ओट्टो, उनके जो पिताजी थे ओट्टो फ्रैंक, जैसा कि पहले मैं बताया था, नाम याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे तो उस समय आप नाम भूलेंगे, इसलिए नाम पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। हर फादर ओट्टो, उनके पिताजी ओट्टो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो केवल और केवल उस ग्रुप के एक ही सर्वाइवर, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। वो उस लड़ाई के समाप्त होने के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार 2 समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे और पाए कि उनकी डायरी वहाँ पे सुरक्षित थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्हें विश्वास था कि वो एक अनोखा रिकॉर्ड था या विचित्र रिकॉर्ड था। He took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl, और इसलिए वो एक एक्शन लिए उसे पब्लिश कराने का, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उसे पब्लिश करवाने का एक्शन लिया या कार्य किया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। और वो जो डायरी था वो एन फ्रैंक को उनकी 13वीं जन्मदिन पे दिया गया था, और उसमें जो घटनाएं थी उनके जीवन की जो क्रमबद्ध की गई थी वो 12 जून 1942 से की गई थी, और उस डायरी में जो फाइनल एंट्री था, जो अंतिम एंट्री था, वो 1 अगस्त 1944 की थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages। और स्पष्ट रूप से ये जो डायरी है वो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो डच थी, और उसी डच लैंग्वेज से इसे कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और इस प्रकार से वो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब बना, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आप ध्यान दीजिएगा, ये नेम है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। और इस डायरी पे बेस्ड या फिर इस डायरी के आधार पर यहाँ तक कि कई फिल्में, टेलीविज़न और नाटकीय प्रोडक्शंस भी हुए, यहाँ तक कि एक संगीत मंच भी। आप ओपेरा जो होता है इसका मतलब होता है संगीत मंच। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, जो कि एक मैच्योर या परिपक्व बोल सकते हैं, एंड इंसाइटफुल माइंड, और इंसाइटफुल माइंड को डिस्क्राइब करता है या व्याख्या करता है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये जो डायरी है वो नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान प्रतिदिन के जीवन का एक विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी देता है या उसके बारे में वर्णन करता है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और इस प्रकार से एन फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा रिनॉन्ड और एक होलोकॉस्ट विक्टिम्स, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा पीड़ा या काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली एक शिकार बन गई। और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी कॉर्नर है,